नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सर्वोदय ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण परिचय, वर्णमाला, इस विषय पर आप लोगों ने पढ़ा। उसको हमने वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वह प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है और आप लोग जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। अब वही जो वर्ण परिचय है, जो वर्णमाला है, उसका पार्ट 2 यानी दूसरा भाग मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करना ना भूलें और ऑल को क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभान्वित हों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ण परिचय, वर्णमाला का दूसरा भाग। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को वर्णमाला के अंतर्गत बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, और वर्णमाला के अंतर्गत स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ठीक है, इन सब विषय पर हमने चर्चा की। अब उसी के आगे, उसी विषय पर हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि वर्ण, ठीक है, और वर्ण में वर्णमाला। तो वर्णमाला में जैसे हमने आपको स्वर के अंतर्गत बताया था कि ह्रस्व, तो ह्रस्व के अंतर्गत हमने किन किन वर्णों को बताया था, अ, ई, उ, री। ठीक है, इन 4 वर्णों को बताया। और फिर हमने दीर्घ की चर्चा की। तो दीर्घ के अंतर्गत हमने आ, ई, बड़ी ई, फिर बड़ाऊ। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आप लोग जान लीजिए कि दीर्घ में ही ए, आई, ओ और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसी ए, आई, ओ को हमने एक नया नाम आपको बताया था। नया तो नहीं है पुराना ही, लेकिन आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा। ठीक है, और इसका नाम देखिए, मैं इधर बगल में लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, ए, आई, ओ। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि वर्णों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। 4 ह्रस्व और 3 दीर्घ और फिर 4 संयुक्त। ठीक है, तो 4 4 8 और 8 3 11। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वर की संख्या आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया गया कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर जो है ए, आई, ओ जो है दीर्घ स्वर भी है। ठीक है, और 4 ये और प्लस 3 ये, 4 3 7 हो गई। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 7 दिया जा रहा है तो आपको 7 पर ही जाना है। मान लीजिए कि 3 भी है और 7 भी है, तो आप किस पर जाएंगे, 7 पर जाएंगे। ठीक है ना, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 3 और 7 दोनों है, तो केवल 3 पर आप ना जाइएगा, क्योंकि ए, आई, ओ दीर्घ भी है और साथ में इनका एक दूसरा नाम संयुक्त है, ए, आई, ओ का। जबकि संयुक्त स्वर आ, ई, उ नहीं है, ये केवल दीर्घ है। जबकि ए, आई, ओ संयुक्त और दीर्घ दोनों है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं वर्ण की। भी हमने आपसे चर्चा की थी। तो वर्ण में हमने आपको बताया था कि क से लेकर के क से म तक क्या हमने बताया था, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। इनकी संख्या कितनी हो गई थी, कुल 25 हो गई थी। और फिर इसके बाद यण प्रत्याहार के वर्ण यानी य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, फिर इसके बाद स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या है स्पर्श जो व्यंजन है यानी श, ख, स, ह। ठीक है, इनको स्पर्श, इनकी भी संख्या है 4। तो इस तरह से मिला करके कितने वर्ण हो गए, कुल 11 ये
और ये 25 और 4 अंतस्थ, 4 ये सॉरी ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। सख सह ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। 4 ये हो गए तो 25 और 8 कितने हो गए, 33, 33 11 44। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये 44 आपके हो गए। फिर अब ये 44 के बाद अभी बात यहीं पर रुकती नहीं है। अब हमने इस पर बताया था आपको कि 5 संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर कौन कौन से, सॉरी छत्रज्ञ, छत्रज्ञ, ठीक। श्रवण कुमार वाला श्र, विद्या वाला द्य, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, या संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर इनको कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। कितनी संख्या हो गई इनकी, इनकी संख्या हो गई मेरे भाई 5, ठीक है ना। ये 5 हो गए तो 44 5 कितने हो गए, 49, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया था अयोग वाह वर्ण 2 हो गए आपके, अं और अह की बात चर्चा हमने की थी, यानी अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार की बात हमने की थी, विसर्ग की बात की थी हमने, और फिर हमने चंद्र बिंदु की बात की थी। इनको भी व्यंजन ही माना जाता है और इनकी संख्या है 3। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 51, यानी 49 हो गए थे प्लस 3 ये, तो कितने हो गए 51। यानी व्यंजन वर्णों की संख्या हो गई आपकी 41 और प्लस क्या हो गए 11 हो गए आपके स्वर, और टोटल वर्णों की संख्या हो गई 52, ठीक है। इस तरह से आप इस पर क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इरेज कर देते हैं इसको। अब इसके बाद हम देखिए बताते हैं आपको कि किस वर्ण को किस नाम से जाना जाता है। अभी तो स्थूल रूप से हमने आपको बताया, लेकिन अब हम एक एक वर्ण की, जहां पर जो विशेष जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, टेट में, टीजीटी में, पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वीडियो में पूछे गए, उन सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। पुनः मैं स्वर पर चलता हूं। तो मैंने आपको कल ही बताया था शहीद वर्ण के विषय में। तो शहीद वर्ण एक है अ को हम क्या कहते हैं, शहीद वर्ण। केवल एक, ओनली वन, एक वर्ण है शहीद वर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद आ, ई, उ, ठीक है। और इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ को हम दीर्घ कहते हैं, और ह्रस्व की भी मैं बात कर चुका हूं। किसको किसको, अ, ई, उ, ऋ, ठीक है। तो उस पर मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद संयुक्त स्वर की भी मैं बात कर चुका हूं, उसको भी मैं छोड़ रहा हूं। अब हम लोग सीधे आते हैं व्यंजन पर, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अयोग वाह, अं और अह, अं और अह, इसको हम अयोग वाह कहते हैं, अयोग वाह। इस पर भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर देता हूं कि जो जिनका योग अ के साथ हो, जो अ के योग के साथ वहन हो रहा हो, उन वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। यानी इनका एक दूसरा नाम है नपुंसक वर्ण, ठीक है। क्या है, नपुंसक व्यंजन या नपुंसक वर्ण अं और अह को, अयोगवाह को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा नाम है उसका। अ के साथ चूंकि अं और अह इनको व्यंजन के अंतर्गत भी माना जाता है, लेकिन अ के साथ योग होने पर इनको अयोगवाह कहा जाता है। अ के ऊपर बिंदी लगा दिया गया और अ के बगल में 2 ऊपर नीचे बिंदी लगा दी गई, इनको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आइए देखिए, क से लेके म तक। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क से म, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श
व्यंजन। लेकिन इसके साथ साथ हम इसे क्या कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, उदित व्यंजन। ठीक है, क से म तक इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनका एक दूसरा नाम है उदित वर्ण या उदित व्यंजन। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा आपको, ये वृत्त में बताया गया है। लक्षणांत कौन देंगे, कु चु टू तु पु ये ते उदिता, यानी इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। किसको, क से लेके म तक, जिनकी संख्या 25 है। ठीक है ना। लेकिन यहीं पर फिर प्रश्न बनता है एक कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है या कुल स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 25 25। ठीक है, कुल स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। लेकिन अगर यहीं पर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि मूल स्पर्श वर्णों की संख्या बताइए, मूल स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्णों की संख्या, तो उसकी संख्या हो जाएगी मेरे भाई 16। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अगर मूल की बात करता है तो 16 और कुल की बात करता है तो 25। 25 स्पर्श व्यंजन है, लेकिन 16 जो है मूल व्यंजन है, मूल स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कौन कौन से मूल स्पर्श व्यंजन है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ ध ध, ये मूल स्पर्श व्यंजन है। जबकि क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ आड़ा त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो है स्पर्श व्यंजन है। टोटल 25। ठीक है, फिर यहीं पर प्रश्न बनता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया गया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्णों की संख्या भैया कुल है 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्णों की संख्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या मेरे भाई है 4। कौन कौन से, च छ ज झ। ठीक है, ये 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद बात आ जाती है ट वर्ग में जाइए। ठीक, तो ट वर्ग में यानी ट ठ ड और ढ जो है, ड नीचे बिंदी और ढ। ठीक है, इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या हम इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, किसको, ड और ढ को, नीचे चर्च में बिंदी लगी हुई है ड और ढ में। ठीक है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इसको हम तुर्की व्यंजन या तुर्क से लिया गया है, तुर्की व्यंजन भी कहा जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ज्यादातर उत्क्षिप्त व्यंजन ही परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन, ड और ढ जिसमें नीचे बिंदी लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां पे, य र ल व। ठीक है ना, य र ल व में क्या है, य र ल व, इनको हम अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं या केवल अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों, इको यणच सूत्र से, जब हम इको यणच सूत्र पर जाते हैं तो ई को यणच में ई के स्थान पर, जब ई के बाद कोई ई उ री री के बाद जब कोई असमान स्वर रहता है तो ई के बाद यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। तो चूंकि वह स्वर योग से ये बन रहे हैं, तो इस नाते इसका नाम अर्ध स्वर वर्ण है या अर्ध स्वर व्यंजन, इनको यारा लावा को कहा जाता है। एक चीज फिर मैं इसी में मैं आपको बता दूं, फिर मैं इसको एड्रेस कर देता हूं। देखिए, इनको यारा लावा के अंतर्गत ही जो है
यार अलावा चारों को हम जो है अर्ध स्वर कहते हैं, लेकिन वहीं पर र को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। केवल केवल और केवल र को हम क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है, क्योंकि क्योंकि र जब हम कर रहा का उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा हमारी कहाँ जा रही है? एकदम जैसे लोढ़े की तरह से पीछे की हल्का से जाके गोल हो जा रही है, ठीक है ना। तो इस नाते र को जो है लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। लेकिन वहीं पर फिर हम जब ल की बात करते हैं, ल को हम पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है, पार्श्विक वर्ण इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पार्श्विक वर्ण ल जब हम कह रहे हैं तो चूंकि वह उससे पहले चूंकि वह स्वर है, अर्ध स्वर इनको माना गया है। यार अलावा को र को लुंठित और ल को पार्श्विक, चूंकि जीवा सीधे सीधे सामने आ रही है, ठीक है, लेकिन स्थान वही है, दंत के पास जीवा आ रही है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ल के देखिए र लुंठित ल पार्श्विक, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे स ख श 3 वर्ण और हैं इसमें ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। छोटा वाला स जिसको हम दंत स कहते हैं, मूर्धन्य श और तालव्य श बड़ा वाला, ठीक है ना। ये तीनों स जिसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं इनको, और इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। किसको? स ख श, दंत स को, मूर्धन्य श को और तालव्य श, तीनों स को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन इसी ऊष्म व्यंजन का एक वर्ण और है ह। क्या है? ह जी। ह को हम क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण, ठीक है। या इसी को हम स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी इसको कहा जाता है। ह को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं, या स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी ह को कहा जाता है, ठीक है। अब आइए एक चर्चा, इतना तो आप लोग समझ गए कि ह को हम काकल्य वर्ण या स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहते हैं, और स ख स को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये सब आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है एकदम। और अब थोड़ा सा मैं एक चीज और मैं आपको स्वर के अंतर्गत में चर्चा कर दूं कि आ का जो है एक नाम और है जिसको हम विवृत कहते हैं। आ को हिंदी के अंतर्गत, हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, संस्कृत नहीं, हिंदी के अंतर्गत, क्योंकि आ का अ को जैसे हम शहीद कहते हैं तो आ को हम विवृत वर्ण कहते हैं। केवल एक वर्ण माना जाता है इसमें, विवृत वर्ण, ठीक है। फिर ए ओ और आ जब हम कहते हैं चंद्र बिंदु वाला, तो इसको कहते हैं अर्धविवृत। क्या कहते हैं? अर्धविवृत वर्ण कहते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक। फिर इसके बाद ई और उ इनको कहते हैं समवृत्त, समवृत्त, या इसको ऐसे कह सकते हैं समवृत्त, ठीक है, स्वर या वर्ण, ठीक है ना। किसको? ई उ को, ठीक है ना, हिंदी के अंतर्गत। और फिर इसके बाद ए और ओ को अर्ध समवृत्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध समवृत्त वर्ण या स्वर इनको कहा जाता है। किसको? ए और ओ को, ठीक है। और अर्ध विवृत वर्ण या अर्ध विवृत स्वर किसको कहा जाता है? ए ओ आ, ठीक है ना, जिसमें मुख आधा खुलता है। और ए ओ को अर्ध समवृत्त और ई उ को समवृत्त स्वर इनको कहा जाता है, समवृत्त स्वर वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे।
इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, और कमेंट करके आप पूछिए, मैं उसको पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अब इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में जो वर्ण है, वर्णों का जो प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इस विषय पर मैं आप को मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।